नमस्कार। चुनाव आ गया है। सभी को 2-4-10 दिनों में जाकर मतदान करना है। लोकतंत्र में जनता न्यायाधीश होता है। जनता को न्यायाधीश की तरह फैसला करना चाहिए। जनता तय करती है कि कौन उसका रखवाला होगा, कौन इस देश की राजगद्दी पर उसका रखवाला बनकर बैठेगा। जनता न्यायाधीश होता है, इसीलिए जनता को न्यायाधीश होकर बिना किसी तरह के प्रभाव में आकर फैसला करना चाहिए। आप सोचिए जरा, जनता अगर न्यायाधीश है तो फिर उसको जात से ऊपर आकर, धर्म से ऊपर आकर और क्षेत्र के प्रभाव से ऊपर आकर जो भी देश के हित में सही है वो फैसला करना चाहिए। उस पार्टी को अपना मतदान करना चाहिए जो राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करता है। अगर न्यायाधीश क्षेत्र के प्रभाव में आ जाए, अगर न्यायाधीश जाति के प्रभाव में आ जाए, अगर न्यायाधीश धर्म के प्रभाव में आ जाए तो हमेशा ही न्याय के नाम पर अन्याय करेगा। इसीलिए न्यायाधीश को इन सारी चीजों से ऊपर उठकर अपना फैसला सुनाना होता है। उसी तरीके से लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार दिया गया है कि वो तय करेगी कि कौन उसका रखवाला होगा, कौन इस देश की गद्दी पर बैठेगा। उसका फैसला सुनाने का हक जनता के पास है। इसलिए जनता को भी अपने मन को इन सारे विकारों से बाहर निकालकर यह देखना चाहिए कि कौन उनके लिए बेहतर है, उनके बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए बेहतर करने वाला है या फिर बेहतर हो सकता है, जो इस देश की संस्कृति की रक्षा कर सकता है, जो इस देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा कर सकता है। इन सारे पहलुओं पर आपको ध्यान देकर फैसला करना होगा और फिर जाकर अपना मतदान करना चाहिए। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को उठाकर जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस देश के अंदर मोदी के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। मोदी के शायद एक फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है। ये चीज आप सभी को न्यायाधीश की तरह स्वीकार करना चाहिए और उसी हिसाब से फिर मोदी को सपोर्ट करना चाहिए और अपना मतदान मोदी के पक्ष में करना चाहिए। जिन्होंने भी अपना मन बना रखा है कि इस वर्तमान सरकार के विपक्ष में अपना मतदान करना है, उन सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि सभी को इंडिया अलायंस में शामिल सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो को जरूर पढ़ें और वो पढ़ने के बाद उनका पूरा चरित्र चित्रण आप सभी के सामने आ जाएगा, अगर आप समझदारी से उसका विश्लेषण करेंगे। कुछ खास मैनिफेस्टो में शामिल बातों को आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। उसमें पहला, इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं उसमें मुख्य मुद्दों के रूप में यह बताया गया है कि भारत के अंदर जो भी सरकार के पास या आर्मी के पास, डिफेंस के पास इस देश की सुरक्षा के लिए एटम बम बनाकर रखे गए हैं, उसको खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा उनका मैनिफेस्टो में शामिल है कि जो शरिया कानून है उसको लागू करने की
शुरुआत की जाएगी। जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो पर्सनल लॉ है, उसको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। ये 3 मैनिफेस्टो में शामिल, घोषणा पत्र में शामिल ये 3 बातें उनके पूरे चरित्र का चित्रण कर रहा है। ये 3 बातें बताता है कि उनका उद्देश्य इस देश की संस्कृति पर हमला करना है और इस देश को अंतर्राष्ट्रीय तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कमजोर करना है। सेना को कमजोर कर दीजिए, अगर आप एटम बम नहीं रखेगा तो सामने वाला डरेगा किस बात से। इनका मुख्य उद्देश्य है कि इनडायरेक्टली चाइना के एजेंट बन करके ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे इस देश की सेना कमजोर हो जाए और चाइना जो चाहता है वो पूरा हो जाए, या फिर जो भी इस देश के जो एंटी नेशनल जो लोग हैं, जो इस देश से बाहर रहते हैं, वो देश के रूप में है, व्यक्ति के रूप में है, उन सभी के मन में जो डर का भाव है वो खत्म हो जाए। अगर इस मैनिफेस्टो के अनुसार नीतियां आ जाती हैं तो आप अपने मन में सोचिएगा कि किस तरीके से इस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। दूसरी तरफ ये जितने भी इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, ये सभी लोगों ने फ्री की राबड़ी के नाम पर आपसे वोट खरीदने का काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जनता को यह सोचना है कि जनता को जो कुछ भी सरकार देती है वो पैसा आपका होता है। आप यह मत सोचिएगा कि वो पैसा सरकार का होता है। और सरकार होता कौन है? सरकार आप हैं, हम हैं, हमारे द्वारा वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे धन की सुरक्षा के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। वेलफेयर स्कीम के नाम पर कोई भी इस देश का गरीब व्यक्ति है, कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, उसको सहायता जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उस लेवल पर मिलना चाहिए जहां पर उसको जरूरत हो, जहां पर उसको अगर कोई लंगड़ा है तो उसको दौड़ाने में उसके लिए हेल्पफुल हो सके। यह सरकार का काम है, यह वेलफेयर स्कीम का काम है। जैसे अगर पिता अनावश्यक तौर पर, सरकार को पिता के रूप में भी आप देख सकते हैं, अनावश्यक तौर पर जिस बच्चे को फालतू के जेब खर्चे उसके जेब में पैसे भरता रहता है, वो बच्चा आवारा हो जाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। फ्री के राबड़ी के नाम पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको वेनेजुएला की सुनाना चाहूंगा। वहां पर जो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रधानमंत्री के रूप में थे, उन्होंने जो है कि वहां की जनता को इसी तरीके से लाभ देने का वादा करके बार बार चुनाव जीत रहे थे। उन्होंने एक वादा किया कि चाहे इस देश का कोई भी नागरिक है, उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी, काम उसे भले नहीं करने को दिया जाए लेकिन उसके अकाउंट में सैलरी जरूर आएगी। और उसी के अनुसार उन्होंने ऐसा करना भी शुरू कर दिया। वेनेजुएला के पास सिर्फ पेट्रोल के अलावा कोई आय का जरिया नहीं था। आज फिलहाल जो स्थिति है वो आप सभी के सामने है। तो सबसे पहले अगर कोई फ्री की बात करता है तो आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि वो जो फ्री देने की बात कर रहा है वो आप ही का पैसा देने की बात कर रहा है। अगर आपको जरूरत के अनुसार दे रहा है तब तो ठीक कर रहा है, लेकिन जहां पर जरूरत के बिना ही आपको लालच देने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसके पिताजी का पैसा नहीं है। उसको देने का जो वादा किया है वो अगर सरकार के फंड में नहीं होगा तो बाकी किसी देश से कर्जे लेकर भी
आपको देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, पीछे से देश कमज़ोर होता चला जाएगा। आपको उस वक्त पता चलेगा जब आपके नीचे की ज़मीन खिसक चुकी होगी, इस देश की जनता के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी होगी। एक तरफ वो राजा है, वो नेता है जो इस देश को 5वीं इकोनॉमी बना दिया और उसको तीसरी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरा वो है जो आपको लालच देकर ये फालतू के अनर्गल बातें करके दूसरे देश को सहायता के अनुसार मैनिफेस्टो बनाता है, कहता है कि एटम बम को नष्ट कर दिया जाएगा। तो ताकतवर किसको बना रहा है ऐसा कह के? चीन की सेना को बना रहा है, उसके मनोबल को बढ़ा रहा है। यह सोचने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं कहूंगा कि आप सभी को न्यायाधीश बन करके इन सारे विकारों से ऊपर आकर और अपना मतदान कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।